गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज के दिन हम शेड्यूल 3 एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड मैं होप करता हूं कि जो पास जो लेक्चर्स है उनमें आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ओके, एंड आप अपने एंड से उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो शेड्यूल 3 है उसमें 6 पैरास है। ओके, और बेसिकली शेड्यूल 3 बोलता क्या है? शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर कोई भी कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन इन 6 पैरास के अंदर फॉल होता है तो ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बेसिकली वो सप्लाई ही नहीं है एंड उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो ये जो 6 पैरास है इनको वन बाय वन अपने बुक से कवर करते हैं एंड उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो जो शेड्यूल 3 के लिए जो सेक्शन स्पेसिफाई की है गवर्नमेंट ने वो है 7 का 2 का ए। ठीक है, जिसमें शेड्यूल 3 कवर होता है। एंड इसके अंदर क्या बोला है कि जो शेड्यूल 3 के अंदर ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, एंड इसे नेगेटिव लिस्ट भी बोल रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, 3 तरीके से सप्लाईज को बता रही है कि ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। पहले तरीके से कैसे, शेड्यूल 3 में बता दिया कि ये 6 पैराज हैं। इन 6 पैराज में जो भी सर्विस मतलब जो भी सप्लाई फॉल कर रही है, ओके, वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन ले आती है। ओके, नोटिफिकेशन लाके बोल देती है कि ये इस पर्टिकुलर सप्लाई को हम सप्लाई नहीं मान रहे। एंड थर्ड वर्क क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर भी इशू कर देती है कुछ सप्लाईज के लिए। ओके, तो ये अपने वन बाय वन देखते हैं। पहला अपने देखते हैं शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 का पहला पैरा क्या है? पहला पैरा बोलता है कि अगर इम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस रेंडर करता है, ओके, कोई भी सप्लाई रेंडर कर रहा है, तो वो क्या है, वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बट यहाँ देखने की बात यह है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा उनके कॉन्ट्रैक्ट से। एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे पता चलेगा कि वो एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय है या नहीं है। अगर है तो कोई जो भी सप्लाईज हो रही है उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर नहीं है तो सप्लाई जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा। ओके, वो सप्लाई मान लिया जाएगा ना, जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा। और ऐसी ही एक चीज़ अपनों ने कहाँ पढ़ी थी, याद हो तो आपको, शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को 50,000 रुपये तक की वैल्यू का एक ईयर में गिफ्ट दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं है। ओके, एक ये भी चीज़ पढ़ी थी अपना। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है वो देख लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर, डेली बेसिस पे वेजेस प्रोवाइड करा रहा है। और क्या है, ओके, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के दौरान प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या है, ये ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। दूसरा कैजुअल वर्कर के बारे में दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन के उसमें है, एग्जीक्यूटिंग कर रहा है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को और वो उसमें सर्विस दिला रहा है इन द एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली ये भी सप्लाई नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है, चलिए थोड़ा सा ना डिफरेंट करते हैं, ये देखते हैं। एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग ए कॉम्पिटिटिव बिजनेस। इस केस में क्या बोल रहा है, जब एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि तू मेरा कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करेगा। ठीक, तो उस केस में क्या ये सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगा? तो नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट कोर्स के दौरान नहीं है। ओके, एम्प्लॉयमेंट्स के टर्म्स में नहीं है, तो ये बेसिकली सप्लाई है, इस पर जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट यही कहना चाह रही है। अभी दूसरा पैरा क्या बोलता है? दूसरा पैरा बोलता है कि जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, एंड उस पर ये फीस चार्ज करते हैं। जैसे कोर्ट की फीस रहती है, ट्रिब्यूनल की फीस रहती है,
तो उस केस पे क्या, वो जो फीस ली है इन्होंने, क्या उस पर जीएसटी आएगा? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं आएगा, हम इसको शेड्यूल 3 के पैरा 2 में कवर कर रहे हैं, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। बेसिकली ये सप्लाई ही नहीं है, गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है। तो एक और अपने देखते हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना होगा आपने। तो कंज्यूमर कोर्ट बेसिकली कोर्ट नहीं होता, ओके, पर उसके जो फंक्शन होते हैं, जो उसकी पावर होती है, एंड बाकी जितने भी जो भी काम होते हैं वो कोर्ट की तरह होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि जो कंज्यूमर कोर्ट को जो फीस मिल रही है अपील करते के समय, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कोर्ट्स के, वो देख लेना। इसमें कंज्यूमर कोर्ट नहीं दिखा क्योंकि बेसिकली वो कोर्ट नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं पैरा 3 पर। पैरा 3 का जो क्लोज ए है वो क्या बोलता है, जितने भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य या पंचायत घर के मेंबर हैं या म्यूनसिपालिटी के जो ये हैं मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ के मेंबर्स हैं, उनको क्या है रेमुनरेशन मिलता है। तो बेसिकली जो उनका जो रेमुनरेशन है वो उसको ऑनरम कहते हैं। ओके, वो क्या है, सैलरी नहीं होता, ठीक है, सैलरी नहीं बोलते उसको, ऑनरम बोलते हैं। एंड उनको जो रेमुनरेशन मिलता है उन पर कोई भी जीएसटी नहीं है, पहला। ठीक है, एंड दूसरा क्या बोलता है, क्लोज बी, द ड्यूटी परफॉर्म बाय इफ एनी पर्सन होल्ड एनी पोजीशन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान के अंदर अगर कोई भी पर्सन कोई भी पोजीशन होल्ड कर रहा है एंड उस पोजीशन के कारण उसको कोई रेमुनरेशन मिल रहा है, तो उसमें क्या है, वो भी सप्लाई नहीं है, उस पर भी जीएसटी नहीं है। एग्जाम्पल देखें तो अपना राष्ट्रपति जो जी हैं, जो हैं उनका जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है, राज्यपाल के जो पद होते हैं, इन सभी पद पे जो भी आसीन व्यक्ति होता है उनको जो भी पैसा पे किया जाता है उस पर जीएसटी नहीं आता। ठीक है, एक सी क्लोज क्या बोलता है, ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और member or director a body establishment by central government, state government, local authority who is not deemed to an employee before the commencement of this clause। ठीक, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके द्वारा जो भी लोकल बॉडी है, इनके द्वारा जो भी कोई बॉडी स्टैब्लिश की गई है, उसके जो चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनको जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है, उस पर भी जीएसटी नहीं, जीएसटी इसको ये सप्लाई के स्कोप से बाहर है। चौथी सर्विस क्या है, क्रीमेटोरियम है, बर्नल है, फ्यूनरल है, मोर्चरी है, या फिर क्या है, जो भी मृत व्यक्ति है उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी फीस पे की जा रही है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। शेड्यूल 5 क्या बोल रहे हैं कि आप लैंड और बिल्डिंग मतलब सेल ऑफ लैंड कर रहे हो, या शेड्यूल 2 का पैरा 5 का बी, उसके क्या अंदर क्या कर रहे हो, जो अपने याद हो 30 फ्लैट हैं जो बाद में सेल हो रहे हैं, तो उस केस में वो सप्लाई नहीं है एंड उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। तो ये लिंक हुआ है शेड्यूल 2 के पैरा 5 के क्लोज बी से। ओके, ये आप याद रखना। और ये लिखा भी है इन्होंने। अभी आते हैं पैरा 6 के अंदर। तो पैरा 6 के अंदर क्या बोलता है, एक्शनेबल जो क्लेम है उनको छोड़ दो, मतलब एक्शनेबल क्लेम है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, एंड उसके अलावा जितने भी हैं लॉटरी, बिडिंग, गैम्बलिंग, ये सभी सप्लाई के स्कोप में आएंगे, उन पर जीएसटी लगेगा। ओके, तो बेसिकली एक्शनेबल क्लेम अपनों ने कहीं पढ़ा है, अगर याद हो तो आपको, बेसिकली ये अपनों ने पढ़ा है गुड्स की डेफिनेशन में, एनी काइंड ऑफ मूवेबल, ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ओके, तो एक्शनेबल क्लेम जो भी है उनको क्या है, जीएस सप्लाई नहीं माना है, उसको जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा है, और यही लिखा है यहाँ। और कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एक्शनेबल क्लेम के, वो देख लेते हैं।
देखो, राइट टू रिकवर इंश्योरेंस मनी, ये एग्जांपल है। क्लेम फॉर एरियर रेंट इसका है। क्लेम फॉर फ्यूचर रेंट इसका है। अनसिक्योर्ड लोन का है। ओके, बैंक गारंटीज है, प्रेमसरी नोट है, फिक्स डिपॉजिट है। ये एग्जांपल दे रखे हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल किसने, एक्शनेबल क्लेम का, इसके अंदर कोई भी सर्विस दी जा रही है तो वो शेड्यूल 3 में कवर होती है और उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। अभी उन्होंने इसका ए पार्ट तो कर लिया, शेड्यूल 1 का बोला, अभी बी पार्ट कर रहे हैं किसका, नोटिफिकेशन के थ्रू अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस को नोटिफाई कर देती है, सप्लाई को नोटिफाई कर देती है, उसको बता देती है कि ये क्या है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, बेसिकली अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 ही सर्विसेज जो हैं वो नोटिफाई की है, मतलब 2 ही सप्लाईज नोटिफाइज की हैं। तो ओके, पहली जो सप्लाई है वो क्या है, 243 GNW आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, एंड उसके अंदर क्या है, 243 जो जी है वो है पंचायत, जो पंचायत अपने काम को परफॉर्म करती है। ओके, तो उस पर अगर कोई फीस फूस चार्ज कर रही है तो उस पर क्या है, जीएसटी नहीं लग रहा, वो सप्लाई नहीं है। एंड जो डब्ल्यू है वो म्यूनसिपैलिटीज़ है, म्यूनसिपैलिटी जो भी काम कर रही है उसके बेवाक पे जो भी फीस रिसीव कर रही है उस पर भी जीएसटी नहीं है। एंड जो सेकंड गवर्नमेंट ने बोला है वो सेकंड बोला है, जो ये लिकर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो 9(1) के अंदर अपने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर अगर कोई पर्सन उसके लाइसेंस लेने के लिए फीस पे कर रहा है तो उस फीस पे जीएसटी नहीं है। ओके, ये 2 ही नोटिफाई किया अभी गवर्नमेंट ने। ओके, तो वो देख लेते हैं। देखो, पहली तो ये म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत वाली होगी। ठीक है, ये जो जी क्लोज है आर्टिकल है वो पंचायत के रिगार्डिंग है, एंड जो डब्ल्यू है वो म्यूनसिपैलिटी के रिगार्डिंग है। एंड सेकंड क्या है, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। इसके लिए क्या है कि उन्होंने इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया है। ठीक है, एल्कोहलिक लिक्विड कंजम्पशन तो 9(1) में कवर होता है, तो वहाँ भी जीएसटी नहीं है। एंड जो उसके लाइसेंस पे है वो किस में कवर होता है, सेक्शन 7 का क्लोज बी। ओके, एंड उसके अंदर भी किस में, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट किया है जीएसटी से। अभी थर्ड वन देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्या है, सर्कुलर इशू करके भी किसी ट्रांजेक्शन को इससे बाहर कर देती है सप्लाई से। ओके, तो पहला क्या है, पहला क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ वेरियस मॉडर्न कन्वेंस। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो आपको समझ में आया होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, जैसे एक ही पैन नंबर पे एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट में या एक से ज़्यादा जगह पर रजिस्टर है। ठीक है, तो वो जितने भी स्टैब्लिशमेंट है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एंड डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट कैसे, जैसे मेरा एक राजस्थान में जीएसटी नंबर से रजिस्टर हूँ, एंड एक मेरे को किसी दूसरी स्टेट में रजिस्टर होना है। ठीक है, और उसमें ऐसी सप्लाईज के लिए होना है जिसके लिए जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस केस में वो मेरा क्या है, स्टैब्लिशमेंट हो गया। ये राजस्थान में मेरा स्टैब्लिशमेंट है, तो दोनों स्टैब्लिशमेंट है वो भी क्या है, रिलेटेड है, डिस्टिंक्ट स्टैब्लिशमेंट है। ओके, अभी क्या हो रहा है, हो रहा है जैसे मान लो अभी मैं राजस्थान में हूँ, ओके, एक मेरी ब्रांच है वो गुजरात में है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी गुजरात वाली ब्रांच में जो प्लांट एंड मशीनरी लगाया हुआ है वो क्या है, खराब हो चुका है। एंड मैं यहाँ से उसके लिए क्या कर रहा हूँ, उसके लिए जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी रिपेयर का सामान है वो यहाँ से सेल कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। एंड वो सेंड किस मोड से कर रहा हूँ, किसी भी मोड से कर सकता हूँ, ट्रेन से, बस से, एयर से, जिस भी मोड से। ठीक है, मैं वहाँ सप्लाई कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है जो ये मोड ऑफ कन्वेंस जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब आपने राजस्थान से गुजरात जो मोड भेजा है, जैसे बस भेजी है, ओके, प्लेन से गया मैं, क्या जो मोड ऑफ कन्वेंस है उस पर भी जीएसटी आएगा क्या, मतलब वो भी अपने सप्लाई मान लेंगे क्या, जैसे आप लोगों ने भेजा और मान लो ट्रक में भेजा आपने, तो गवर्नमेंट पूछ रही है कि भाई ये जो ट्रक है ये भी सप्लाई हो रहा है क्या, तो नहीं,
सर्कुलर से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, ये जो मोड ऑफ कन्वेंस है इस पर ये सप्लाई नहीं हो रहा, इस पर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, जो भी अपनों ने मोड डाइज लूज टूल्स जितने भी रिपेयर का सामान भेजा है, जो भी पर्सन रिपेयर करेंगे वहाँ, उन सभी पे जीएसटी आएगा। ओके, यही बोला है। ये जो कौन सा मोड है, ट्रक है, बस है, टैंकर है, ट्रेलर है, वेसल है, कंटेनर है, एयरक्राफ्ट है। ओके, एंड इसका ए में क्या बोला है, जो कैरी ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स और बोथ, मतलब ये है कि अपना ने एक जगह से दूसरी जगह गुड्स सेल कर रहे हैं ट्रक से, तो वो ट्रक सप्लाई नहीं हो रहा, वो गुड्स ही सप्लाई हो रहा है, उस पर ही जीएसटी आएगा। ठीक है, एंड जो ये ट्रक की फैसिलिटी है, मतलब ट्रक जो सर्विस दे रहा है वो आरसीएम में कवर हो जाता है, उसको अपने सेक्शन 9(3) में अलग से पढ़ेंगे। ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो आपको समझ आएगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो जीएसटी में आएगा। ठीक है, ये सेकंड बोला इन्होंने कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिंग्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल अदर व्हील्स लाइक क्रेन। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि एक जो मोड ऑफ कन्वेंस है वो क्या है, ये पार्ट्स लेके जा रहा है कहीं, सप्लाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहा है, एंड ये वापस आ जाएगा। तो ये मोड ऑफ कन्वेंस है जो कि सप्लाई नहीं हो रहा, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बट जो ये सर्विस दे रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाने की, वो आरसीएम में कवर हो जाएगा। ओके, एंड ये मोड टिक्स ये है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा कैसे जा रही है। जैसे अपना ये स्पेयर पार्ट्स का सामान भी जा रहा है एंड वहाँ जाके अपने रिपेयरिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, कंपोजिट सप्लाई हो जाती है। ओके, जो कि अपने सेक्शन 9 में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, वो रिपेयर्स की भी सर्विस दे रहा है, प्लस उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं मशीन में वो भी यही प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दो सप्लाईज एक साथ है। ओके, जो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में कवर होगा वो आगे में आगे देखते हैं। तो बेसिकली अभी अपना सेक्शन 8 आ चुका है, मोस्ट अवेटेड सेक्शन। इसके अपने काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, बट अभी इसको समझेंगे कि होता क्या है। बेसिकली जो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई है वो सेक्शन 8 में कवर होती हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस दे रखी है, वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई कंपेयरिंग टू एंड मोर सप्लाईज, one of which is principal supply shall be treated as supply of such principal supply। मतलब क्या, दो से दो या उससे ज़्यादा सप्लाई है जिसमें एक सप्लाई ऐसी है जो कि प्रिंसिपल है, ना कि उसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर टोटल सप्लाई को क्लासिफाई किया गया। आपको अभी समझ नहीं आएगा, पर अपने लेटर अभी तो जस्ट ये सेक्शन देखा है, एंड इसका डिटेल एंड जो विश्लेषण करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरा क्या है, मिक्स सप्लाई है जिसमें भी कंपेयरिंग ऑफ टू एंड मोर सप्लाईज हैं। ठीक है, और ट्रीटेड एज ऑफ पर्टिकुलर सप्लाई शैल अट्रैक्ट हायर रेट। इसमें क्या है, इसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई का कोई एलिमेंट नहीं। अभी दो या दो से ज़्यादा सप्लाई, तो जिस सप्लाई की हाईएस्ट रेट होगी उस रेट से पूरी सप्लाई पे टैक्स लगेगा। मान लो कि 3 सप्लाईज हैं, एक पे 5% है, एक पे 15% है, एक पे 20% है, तो 20% वाली रेट से सभी पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या है, दो या दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, और उसका कंपोजिशन मतलब बहुत हो सकती है, जो क्या है नेचुरली बंडल है, जो एक साथ यूज़ की जा सकती है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में रहती है। और उसमें क्या है, एक जो है प्रिंसिपल सप्लाई है जो क्या है मेन एलिमेंट प्रोवाइड कर रही है टोटल सप्लाई को। ओके, प्रिंसिपल सप्लाई की जो रेट है उस रेट से टोटल सप्लाई पे जीएसटी आएगा। ओके, अब ये देख लेते हैं नेचुरली बंडल। नेचुरली बंडल का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली कोर्स में एक साथ बिकती है। जैसे अपने फ़ोन खरीदते हैं, फ़ोन के साथ क्या बैटरी आती है, ओके,
चार्जर आता है, अभी तो कुछ केसेस में नहीं आता, बट नॉर्मली आता है। ठीक है, तो वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई है और नेचुरली बंडल्ड है। ठीक है, ये प्रिंसिपल सप्लाई को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, जो सप्लाई में एक क्या है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा, एंड जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट वाली सप्लाई होगी वही प्रिंसिपल सप्लाई है, एंड उसके बिहाफ पर ही जो कंपोजिट सप्लाई पे जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस का। ये दोनों एग्जाम्पल्स अपनों ने कहाँ देखे थे, शेड्यूल 2 के पैरा 6 में, अगर याद हो तो। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी होती है, उसमें मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है, तो कौन सी सप्लाई मतलब प्रीडोमिनेंट होगी, प्रिंसिपल होगी, तो उस केस में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस है वो सप्लाई पर ही एलिमेंट है, एंड उसकी रेट से ही पूरी सप्लाई पे टैक्स लगेगा। रेस्टोरेंट की सर्विस में क्या, फूड भी रहता है, सर्विस भी रहती है, तो इस केस में क्या है, वहाँ तो सप्लाई और सर्विस डिफाइन किया हुआ है, तो सप्लाई और सर्विस तो क्या है, होटल की जो सर्विसेज है, रेस्टोरेंट की, आउटडोर कैटरिंग की जो सर्विस है, वो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा, तो उसी रेट के अकॉर्डिंग फिर फूड पे भी जीएसटी आएगा। ठीक है, यही यहाँ बोला, आप ये पर पढ़ लेना। ठीक है, ये ऑर्डिनरी कोर्स नेचुरली बंडल है, ऑर्डिनरी कोर्स में कैसे हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो देख लेते हैं अपने। ठीक है, जैसे मोबाइल वाला अपने देख लिया, मोबाइल के साथ क्या है, बैटरी आ रही है। दूसरी, मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल सर्विस, मतलब अगर एक पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पर्सन है, जैसे फ़ोन इंडस्ट्री है तो फ़ोन इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं, कंपनीज है, मैन्युफैक्चर, वो अगर सेम ही तरीके की सर्विस दे रही है, तो हर फ़ोन वाली कंपनी क्या है, उसके साथ बैटरी दे रही है, तो क्या है, ये ऑर्डिनरी कोर्स में है, एंड ये नेचुरली बंडल है। ओके, ठीक है, एक एग्जांपल देखा, जैसे एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस क्या करती है, अपने को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो देती है, मतलब एक देश से दूसरे से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसके साथ वो क्या है, फूड की भी सर्विस देते हैं। ओके, और ये सभी जो एयरलाइंस कंपनियां देती हैं, तो ऑर्डिनरी कोर्स में भी है, नेचुरली बंडल भी है। ओके, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या होता है, जो कंपोजिट सप्लाई है उसमें कुछ और एलिमेंट होते हैं, वैसे तो केस टू केस वेरी हो जाता है। ओके, अपने कोई भी एक सिंगल जैकेट रूल नहीं लगा सकते, अपने को हर जो भी इवेंट है वो देखना होगा, हर एक्टिविटी को देखना होगा, फैक्ट्स को देखना होगा, और उसके बाद ही अपने डिसाइड कर पाएंगे ये कंपोजिट है या मिक्स है। ओके, तो उसके लिए कुछ और इंडिकेटर दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। नो डिटरमाइन बट इंडिकेटर ऑफ बंडलिंग ऑफ सर्विस इन द कोर्स और बिजनेस। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर हैं जो भी अपने यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। देर इज सिंगल प्राइस, एक सिंगल प्राइस होगा जो कस्टमर से चार्ज किया रहेगा, और उसमें क्या है, उस पैकेट में कितनी भी सर्विस है वो मैटर नहीं करता, एक सिंगल प्राइस रहेगा। एलिमेंट आर नोट नॉर्मली, एक पैकेज के अंदर जो भी सर्विसेज रहेंगी, द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली। ओके, जैसे जैसे एयरलाइंस वाली सर्विसेज की बात की, फूड भी मिल रहा, तो ये जो डिफरेंस एलिमेंट है, जो फूड है वो सेपरेटली नहीं दिया जाएगा, मतलब उसके साथ ही आएगा, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। रेस्टोरेंट में भी क्या है, सर्विस के साथ जो फूड है वो फूड को सेपरेट नहीं दिया जाएगा, वो सर्विस में इंक्लूड ही रहेगा। डिफरेंस एलिमेंट आर इंटीग्रेटेड ऑन ओवरऑल सप्लाई, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट है वो उसके साथ ही ऐड रहेगा। इफ वन एंड मोर इज रिमूव द नेचर ऑफ सप्लाई वुड बी अफेक्टेड, अगर वो जो डिफरेंस एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है वो हटा देते हैं, तो जो सप्लाई है वो इफेक्ट हो जाएगा उसका नेचर। और ये यहाँ बोल रहे हैं कि ये केस टू केस वेरी करेगा, हर केस को अपने को एग्जामिन करना पड़ेगा, एंड उसके सेवरल फैक्टर को चेक करना पड़ेगा, एंड उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कंपोजिट है या नहीं। अब कंपोजिट के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। 5 स्टार होटल बुक्स ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 डेलीगेंट्स। ठीक है, कॉन्फ्रेंस है, हाँ, उसमें 100 पार्टिसिपेट है, उसके लिए
उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया है एंड उसके अंदर वो क्या पैकेज के अंदर क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, अकोमोडेशन दे रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट आए हैं डेलीगेट्स आए हैं उनको ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, टी भी दे रहे हैं, एक्सेस फिट जो भी फिटनेस की सर्विसेज है वो भी मिल रही हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस होम भी मिल रहा है एंड बिजनेस सेंटर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंगल पैकेज में है, ऑर्डिनरी कोर्स में भी ऐसा सभी बिजनेसेस करते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है कंपोजिट सप्लाई का। एंड इस पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या रहेगी, तो प्रिंसिपल सप्लाई रहेगी जो भी ये डेलीगेट की जो सर्विस है वो प्रिंसिपल सप्लाई, फूड की नहीं है, रेस्ट जो इनको अकोमोडेशन अकोमोडेशन आ रहा है उसके नहीं है, फिटनेस के नहीं है, इन सभी के नहीं है, जो टोटल पैक में जो सर्विसेज मिल रही हैं जो होटल से द्वारा, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस के उसके अंदर ये सभी इंक्लूड है। ठीक है, अभी ये क्या है, पोशाक मैन्युफैक्चर इंटरवे कॉन्ट्रैक्ट विथ चिक्कू लिमिटेड सॉरी, द सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट शर्ट पैक डिजाइन बॉक्सर। ठीक है, द फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चर वुड आल्सो बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन द केस ऑफ गुड्स पैकिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, इस केस में क्या है, जो पोशाक लिमिटेड है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है चीकू लिमिटेड के साथ में, और उसके अंदर रेडीमेड गारमेंट तो दे रहा है, उसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग पैकिंग इंश्योरेंस इनकी भी सर्विस साथ में, और ये ऑर्डिनरी कोर्स में एक साथ होती हैं, तो ये कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी क्या है, कोई पर्सन क्या है टीवी सेट खरीद रहा है, उसके साथ उसको मैंडेटरी वार्निंग मिल रही है, और किसकी मिल रही है, मेंटेनेंस की। तो जब ये ऑर्डिनरी कोर्स में एक साथ होता है, जैसे आप टीवी खरीदो उसको आपको एक साल की 2 साल की वारंटी मिलती है, ओके, तो वो क्या है ऑर्डिनरी कोर्स में एक साथ हो रही है, वो कंपोजिट सप्लाई है। अब आपका प्रीडोमिनेंस एलिमेंट क्या है, एलिमेंट तो आपका जो टीवी खरीदा है वो आपका प्रीडोमिनेंट है, वो आपका गुड्स है, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट उसके साथ आपको सर्विसेज मिलती है। ठीक है, तो ये आप अभी सभी देख लेना। अभी क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज में इश्यूज थे, कि पर्टिकुलर जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब उसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। पहला जो इंडस्ट्री का जो भी इशू था वो है प्रिंटिंग इंडस्ट्री। ओके, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या सीन रहता है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास कॉपीराइट है किसी बुक का, ओके, आप ऑथर हो और आपके पास कॉपीराइट है, आप पब्लिशर के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि साहब मेरे को इस बुक का क्या करना है, कि मतलब इस जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बुक का कंटेंट है, उसको आप मेरे को प्रिंट करके दो। तो उस केस में क्या, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो तो आपको बिलोंग करती है, आपका ओनरशिप है, एंड जो प्रिंटर है वो क्या करता है, अपने पेज लगाता है, इंक्स लगाता है, बाइंडिंग करता है, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अब प्रिंटिंग वाला पूछता है कि जो मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस है या गुड्स है। तो इस केस में क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और पर्सन से बिलोंग करती है, एंड जो प्रिंट पब्लिशर है या जो प्रिंटर है वो सिर्फ प्रिंट करके दे रहा है, तो प्रिंटिंग की जो भी सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, ये यहाँ डिफाइन किया हुआ है, आप ये पढ़ लेना। एंड वो भी कंपोजिट है, क्योंकि उसमें इंक भी आ रही है एंड बाकी सारी है, तो वो कंपोजिट है, मतलब गुड्स का भी एलिमेंट है, सप्लाई का भी एलिमेंट है। प्रीडोमिनेंस एलिमेंट इसमें होगा प्रिंटिंग सर्विसेज का, और जो गुड्स है इंक्स है एंड जो बाकी आइटम है जैसे पेज हो गया वो क्या है उसके सपोर्टिंग है, एंड जो टैक्स लगेगा वो कौन सी किसकी मतलब डोमिनेंस पे लगेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रिंटिंग की सर्विस पे जो रेट चल रहा है जीएसटी का वो टोटल सप्लाई पे लगेगा। ठीक है, अभी अपनी बुक में एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है, वो भी बुक से पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ प्रिंटेड एनवलप लेटर कार्ड printed boxes tissues napkin wallpaper etc by a printer using its physical input including paper
प्रिंटिंग ऑफ डिजाइन, लोगो एक्सेट्रा सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स प्रीडोमिनेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में प्रिंटर क्या कर रहा है, ये सभी कुछ खुद प्रोवाइड कर रहा है एंड बना के रिसिपिएंट को दे रहा है। तो इसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है जो वो है सप्लाई ऑफ गुड्स का। ठीक है, एंड जो गुड्स पे रेट है उस रेट से ही आगे टैक्स लगेगा जीएसटी में। तो ये यहाँ लिखा एंड सप्लाई प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट वेल। ठीक है, द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज द एंसिलरी एक्टिविटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स, देयरफॉर सच सप्लाई वुड बी ठीक है, वो गुड्स की सप्लाई रहेगी, वो प्रिंटिंग की सर्विस है, वो एंसिलरी एक्टिविटीज है, और जो प्रिंट जो एंड प्रोडक्ट दे रहा है वो गुड्स है। ओके, तो ये जो सप्लाई है वो गुड्स में क्लासीफाई होगी, इसका प्रीडोमिनेंस एलिमेंट है गुड्स। ठीक है, अब फूड सप्लाई टू द पेशेंट, अभी कोई हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते थे तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करता कि मतलब ये फूड इस टाइमिंग में देना है। ठीक है, तो उस केस में क्या सीन रहता है वो देख लेते हैं अपने। सप्लाई टू द गुड इन पेशेंट एज एडवाइजेबल बाय, कौन डॉक्टर न्यूट्रिशन करेगा, वो क्या कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, नॉट सेपरेट, तो ये जो डॉक्टर की जो सर्विस है, जो भी सर्विस दे रहे हैं वो उसके ही का पार्ट है, एंड उसी जो डॉक्टर की कंसल्टेंसी सर्विस है उस पर जो रेट लग रहा है उसी इस फूड वाली सर्विस पे लगेगा। ठीक है, मतलब किसके लिए, जो पेशेंट एडमिट है उसके लिए, एंड जो पर्सन है जो एडमिट नहीं है, जो पेशेंट की केयर कर रहा है उसका फैमिली मेम्बर, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। ओके, इस केस में क्या है कि जैसे वो बस होता है, उसका जो इंजन वाला पोर्शन होता है वो अलग सेपरेट तैयार किया जाता है, उसकी बॉडी अलग सेपरेट तैयार की जाती है। इस केस में इस जो इंडस्ट्री में वो डिस्ट्रीब्यूट है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ फूड्स है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम सर्कमस्टेंस देखो आप, ठीक है, और फैक्ट्स देखो, एंड उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ फूड्स है। ठीक है, हम पहले से कुछ नहीं बता सकते, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, और यही ये बोला। In the case of bodybuilding of bus, the supply of goods or service, thus the classify of composite supply would be depend on the supply of principal है, which may be determined on the basis of fact and circumstance। जो भी principal supply है उसके बेस पे डिपेंड होगा, एंड जो principal supply है वो circumstance, events and condition पे डिपेंड करेगी। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ टायर, तो रेंडरिंग ऑफ टायर बेसिकली होता क्या है, पर्सन सप्लायर्स है वो क्या कहते हैं, ओल्ड टायर खरीद लेते हैं एंड उस उन्हीं टायर क्या है दोबारा प्रोसेस करके यूज़ में लाने लायक बनाया जाता है। तो जो यूज़ में लाने की प्रोसेस है वो रीटायरिंग प्रोसेस है, एंड ये से क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, इसका जो प्रिंसिपल एलिमेंट है सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो टायर है वो एंसिलरी एलिमेंट है, एंड जो टैक्स लगेगा वो सप्लाई की रेट से लगेगा। यही यहाँ बोला, एक बार आप पढ़ लेना। सप्लाई ऑफ सर्विस है, और जो ये गुड्स खरीदे हुए हैं मतलब रिटायरिंग करने के लिए ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब जिससे भी खरीदे हैं वो तो गुड्स के रूप में बेचा है, आप उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आपका जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो सप्लाई हो जाएगा, जो गुड्स है वो एंसिलरी एलिमेंट हो जाएगा, एंड सप्लाई के रेट से टैक्स लगेगा। अभी देख लेते हैं मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या है, दो या दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फूड सर्विस या बोथ है, जो क्या है नेचुरली बंडल नहीं है, आर्टिफिशियली बंडल है। ऑर्डिनरी कोर्स में आप अलग अलग सेपरेट सेल कर सकते हो, एक साथ सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्या कर रहे हो आप जानबूझकर उसको एक साथ मैशअप कर रहे हो और सेल कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे आपने 3 आइटम्स मिलाई या 4 आइटम्स मिलाई, जिस आइटम की रेट सबसे ज़्यादा होगी उस रेट से सभी मतलब रिमेनिंग 3 आइटम पे भी टैक्स उसी रेट से लगेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एक सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे और वो क्या है कंपोजिट सप्लाई नहीं रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सभी दिवाली का सीज़न आने वाला है, तो दिवाली के सीज़न में आप देखोगे कि आपको जो मिठाई है, चॉकलेट्स हैं,
ठीक है। ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक कॉम्बो में सेल किए जाते हैं, ठीक है। तो उस कॉम्बो में क्या अभी नेचुरली बंडल तो नहीं है, या आप मिठाई अलग से बाय कर सकते हो, तो ड्राई फ्रूट है वो अलग से बाय कर सकते हैं, चॉकलेट अलग से बाय, बस जो डीलर है उसने कंबाइन कर दिया, ठीक है, मिक्स सप्लाई में आएगा। इन पे टैक्स किसकी लगेगी? मान लो कि ड्राई फ्रूट पे है 28% की रेट से जीएसटी, स्वीट्स पे है 40% की रेट से जीएसटी, एंड जो चॉकलेट है उस पे है मान लो कि 20% की रेट से। अब कौन सी रेट से लेगा? तो 40% वाली रेट है ना, उससे स्वीट्स पे तो लगना ही लगना है, चॉकलेट्स पे भी उसी रेट से लगेगा, ड्राई फ्रूट्स पे भी 40% की रेट से ही टैक्स लगेगा। ओके, ठीक है, ये सेम जो एग्जांपल अपने डिस्कस किया है वो ही इन्होंने बता रखा है। ठीक है, आप ये पढ़ लेना, एंड ऐसा ही इन्होंने 2 से 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो सभी आप पढ़ लेना। ओके, तो आपका ये शेड्यूल 3 इन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई कवर होता है, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, एंड उनको कवर करने के साथ साथ जो ये पूरा चैप्टर है इसका एक क्विक रिवीजन भी रखेंगे, तो जिससे क्या है कि आपको एक समअप मिल जाए इस चैप्टर का, एंड आप अच्छे से इसको पढ़ लो। ओके, और आपको एक समराइज क्वेश्चन मिलेगा तो जल्दी समझ आएगा, इसको आपको रिवीजन करने में भी इसका इफेक्ट आए, बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर, जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे। तो ये बेसिकली आप रिवीजन लेक्चर देखना, एंड उसके बाद आप बुक से गो थ्रू करना है, और प्लस जो क्वेश्चंस है उसको भी अपने क्या है सेक्शन से कनेक्ट करके बताएंगे, तो उसके जब क्वेश्चन के साथ भी उन पर्टिकुलर जो रेफरेंसेबल जो सेक्शंस है जो आ रही हैं साथ में, उनका भी अपना एक मोटा मोटा रिवीजन होता रहेगा। ओके, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब के लिए टाटा बाय बाय।